क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छा काम करने की भी कोई सजा हो सकती है? हमारे देश में स्कूल में अच्छे नंबर लाओ तो शाबाशी मिलती है, दफ्तर में अच्छे काम करो तो प्रमोशन मिलता है। लेकिन इस देश के कुछ राज्यों ने पिछले 50 साल में एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने सरकार की बात मानी, देश के विकास में योगदान दिया और अपनी आबादी को बढ़ने से रोक लिया। आज उन्हीं राज्यों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। उन्हें डर है कि आबादी कम करने के इनाम में कहीं देश की संसद में उनका नामो निशान ही कम न कर दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। दिल्ली के चमचमाते सत्ता के गलियारों में एक बहुत बड़ा खेल होते होते रह गया। सरकार एक बिल लाई थी, संविधान का 131वां संशोधन विधेयक। इरादा था लोकसभा की सीटों को 543 से सीधे उछालकर 850 कर देना। ढोल नगाड़े बज रहे थे कि नए भारत को नई संसद और नई सीटें मिलेगी। लेकिन साहब, लोकतंत्र में सिर्फ नियत से काम नहीं चलता, यहाँ नंबरों की क्रूर हकीकत से भी गुजरना पड़ता है। और इसी नंबर गेम के चक्रव्यूह में फंसकर सरकार का यह महत्वाकांक्षी बिल संसद के पटल पर औधे मुंह गिर गया। हम शांत रहकर बेहद सलीके से संविधान के पन्नों को पलटेंगे, जानेंगे कि वो कौन से दो नियम हैं, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82, जिन्होंने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी, और समझेंगे कि आखिर क्यों 293 सीटों पर बैठी सरकार के लिए 360 का जादुई आंकड़ा पहाड़ जैसा भारी हो गया। इतिहास की कड़ियों को वर्तमान के इस संकट से जोड़कर देखते हैं। आप बस बने रहिए, क्योंकि आज का विश्लेषण आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। यह लोकतंत्र का मतलब उन सिरों की बात सुनना भी है जो अपनी आबादी को नियंत्रित कर चुके हैं, लेकिन अब डर रहे हैं कि कहीं संसद में उनकी आवाज ही कम न हो जाए। आज हम बात करेंगे उस चक्रव्यूह की जिसे दिल्ली के सत्ता के गलियारों में बड़ी जोर शोर से बुना गया था। नाम दिया गया संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026। इरादा क्या था? संसद की नई चमचमाती इमारत में लोकसभा की सीटों को 543 से सीधे छलांग लगवाकर 850 कर देना। लेकिन हुआ क्या? जिस सरकार को अजेय समझा जाता था, उसका यह महत्वाकांक्षी बिल संसद के पटल पर औधे मुंह गिर गया। आखिर कहां फंसा पेच? कौन से हैं वो दो नियम जिन्होंने मोदी सरकार की मुश्किल बढ़ा दी? आइए इतिहास की कड़ियों को वर्तमान के इस संकट से जोड़कर देखते हैं। कहानियां अक्सर आज से शुरू नहीं होती, इसकी जड़ें टिकी हैं ठीक 50 साल पहले, साल 1976 में। देश में आपातकाल लगा था। इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में 42वां संशोधन किया। तब एक नीति आई थी, हम दो हमारे दो। सरकार चाहती थी कि राज्य अपनी आबादी निर्धारित करे। अब सोचिए, जो राज्य सरकार की बात मानकर आबादी कम करता रहा, उसकी तो संसद में सीटें कम हो जाती, और जो आबादी बढ़ाता उसे इनाम में और ज्यादा सीटें मिल जाती। यह तो समझदारी की सजा मिलने जैसा था। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत लोकसभा सीटों के आवंटन को 2000 तक के लिए फ्रीज यानी स्थिर कर दिया गया। साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। उन्होंने इसे 84वें संशोधन के जरिए 25 साल यानी वर्ष 2026 तक के लिए और बढ़ा दिया। शर्त यह थी कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी, उसके आंकड़े आने पर ही नया परिसीमन होगा। अब आते हैं साल 2026 में। मोदी सरकार ने एक नया रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि क्यों 2026 के बाद की जनगणना का इंतजार करने के बजाय 2011 की पुरानी जनगणना को ही आधार बनाकर सीटें 850 कर दी जाए। लेकिन यहाँ आकर खड़ा हो गया संविधान का अनुच्छेद 81(2)(a। यह नियम कहता है कि देश के सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या और वहाँ की आबादी का अनुपात एक समान होना चाहिए, यानी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। सिद्धांत रूप में यह बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसे जमीन पर उतारते हैं तो राजनीति का भूगोल बदल जाता है। अगर आबादी के हिसाब से सीटें तय होंगी तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की सीटें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ेंगी, और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्य जिन्होंने दशकों तक स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार नियोजन पर बेहतरीन काम किया था, वो हाशिए पर चले जाएंगे। द्रमुक जैसी पार्टियां पूछ रही है कि देश की भलाई के लिए आबादी कम करने का इनाम क्या हमें संसद में अपनी राजनीतिक ताकत खोकर भुगतना पड़ेगा? क्या यह संघवाद का अपमान नहीं है? चलिए मान लेते हैं कि सरकार के पास दलीलें थी। नए भारत के लिए नई और बड़ी संसद की जरूरत थी, लेकिन साहब, लोकतंत्र लोकलाज के साथ साथ नंबरों का भी खेल है, और इस बार सरकार का गणित यहीं पर फेल हो गया।
संविधान में इतना बड़ा बदलाव करने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत नहीं होती। इसके लिए चाहिए होता है विशेष बहुमत, यानी संसद में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों को 2/3 समर्थन। आइए आपको संसद का सीधा और क्रूर गणित समझाते हैं। लोकतंत्र की प्रभावी क्षमता 541 सीटें, 2/3 बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े 360 सांसद। सत्तारूढ़ एनडीए के पास मौजूद आंकड़े केवल 293 सांसद, यानी सरकार जादुई आंकड़े से पूरे 67 सीटें पीछे रह गई। यही हाल राज्यसभा का भी रहा, जहां सरकार बहुमत से 21 सीटें दूर है। जब विपक्षी दल एक सुर में खड़े हो गए तो वो विशेष बहुमत, जिसकी उम्मीद में यह बिल लाया गया था, ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 2024 के बाद बदले हुए राजनीतिक माहौल में गठबंधन सहयोगियों की अपनी मजबूरियों के बीच यह बिल लोकसभा के फ्लोर पर ही दम तोड़ गया। तो अब पेच कहां फंसा है? पेच फंसा है हमारे देश के दो हिस्सों की सोच में। एक तरफ उत्तर भारत की विशाल आबादी है जो प्रतिनिधित्व मांग रही है, तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत का वो आर्थिक और सामाजिक विकास है जो अपनी सुरक्षा मांग रहा है। बिल का गिर जाना सिर्फ एक सरकार की विधायी हार नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि भारत जैसे विविधता से भरे देश में आप सिर्फ नंबरों के दम पर थोप नहीं सकते। आपको राज्यों को सांस लेना होगा, आम सहमत बनानी होगी। तो साहब, कहानी कुल मिलाकर यही है। 850 सीटों का जो सपना बुना गया था वो संसद के फ्लोर पर आकर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस देश में अक्सर कहा जाता है कि बहुमत की लाठी में बड़ी आवाज होती है, लेकिन इस बार संविधान की किताब ने सत्ता की उस लाठी को रोक लिया। यह बिल सिर्फ इसलिए नहीं गिरा कि सरकार के पास 360 सांसद नहीं थे, यह बिल इसलिए भी गिरा क्योंकि आप सिर्फ नंबरों के हथौड़े पर इस देश के भूगोल को नहीं बदल सकते। आप किसी एक राज्य को सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं बना सकते क्योंकि वहां आबादी का विस्फोट हो रहा है, और किसी दूसरे राज्य को सिर्फ इसलिए छोटा नहीं कर सकते क्योंकि उसने देश की तरक्की में अपनी जिम्मेदारी निभाई। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सिर गिनना नहीं होता हुजूर। लोकतंत्र का मतलब उन सिरों के स्वाभिमान की रक्षा करना भी होता है जो इस देश के नक्शे को बांध कर रखते हैं। संसद की नई और भव्य इमारत तो बन गई, उसमें 850 से ज्यादा कुर्सियां भी लगा दी गई, लेकिन उन कुर्सियों के भरने की हड़बड़ी में सरकार संविधान के बुनियादी ढांचे और राज्यों के भरोसे को भूल गई। आज जब यह 131वां संविधान संशोधन बिल गिरा है तो यह हेडलाइन मैनेज करने वाले पत्रकारों के लिए भले ही एक हार हो, लेकिन इस देश के संघवाद के लिए, फेडरलिज्म के लिए यह एक बहुत गहरी सीख है। अब देखना होगा कि दिल्ली की सत्ता इस झटके से क्या सीखती है। क्या वो दक्षिण और उत्तर के बीच संवाद का कोई नया पुल बनाएगी या फिर बंद कमरों में कोई नया अध्यादेश, कोई नया रास्ता तलाशने की कोशिश करेगी? खैर, सरकारें रास्ता बदलेंगी, चेहरे बदलेंगे, लेकिन आप अपना रास्ता मत बदलिएगा। मीडिया के शोर से दूर अपने विवेक को जगाए रखिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जब तक आपके भीतर सवाल पूछने की छटपटाहट जिंदा है तभी तक यह लोकतंत्र जिंदा है। जिस दिन सवाल खत्म हो गए उस दिन सिर्फ कुर्सियां बचेगी, उन पर बैठने वाले प्रतिनिधि नहीं। नमस्कार, जय हिंद।